ये जो वीडियोस अभी आपने स्क्रीन पे देखी, ये कोई आम वीडियोस नहीं है, बल्कि सालों से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ होने वाले विद्रोह हैं। बीते कुछ दिनों पहले ये विद्रोह और भी ज्यादा हिंसक हो चुके हैं और पीओके में रहने वाले लोगों की लगातार डिमांड उठ रही है कि या तो उनको आजाद कर दिया जाए या फिर उनको भारत का हिस्सा बना दिया जाए। अब आप इन स्टेटमेंट को सुनिए जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा दिए गए हैं और भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा दिए गए हैं। वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। यूएन में हमारी बहुत फर्म स्टैंडिंग है आजादी के समय से कि पूरा जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है। इन स्टेटमेंट से यह बात साबित हो जाती है पीओके भारत का हिस्सा जल्द ही बनने वाला है। और इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पीओके का क्षेत्र क्या है। क्या वाकई में भारत कश्मीर के इस हिस्से को वापस से अपने कंट्रोल में ले सकता है, और भारत यदि ऐसा करेगा तो भारत के सामने कौन कौन से रास्ते हैं और उनमें से कौन सा रास्ता भारत चुनेगा। उसके साथ साथ हम यहाँ पे चाइना के कंट्रोल में आने वाले क्षेत्र की भी बात करेंगे और यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि 2025, 26, 24 या 2030 के पहले एकदम सही समय क्यों है पीओके के क्षेत्र को पाकिस्तान से वापस लेने का। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आइए एक बार ब्रीफ में पीओके की ज्योग्राफी और पीओके की हिस्ट्री को जान लेते हैं। पीओके दरअसल जम्मू एंड कश्मीर प्रेसिडेंसी का एक ऐसा पार्ट हुआ करता था जो 1947 में आजादी के बाद भारत के हिस्से में आने के बजाय पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 में कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ कश्मीर को विलय करने का समझौता कर लिया था, जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना जाता है। तो कश्मीर का पूरा क्षेत्र भारत में विलय होना था, लेकिन इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है। यह रीजन दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा आजाद कश्मीर का हिस्सा है और दूसरा क्षेत्र गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है। गिलगिट बाल्टिस्तान इन दोनों एरियाज में काफी ज्यादा बड़ा है। इसका टोटल एरिया 28,147 स्क्वायर मील है और इस क्षेत्र की राजधानी गिलगिट है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी ने अपनी प्राइसेस बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दी हैं। दोस्तों, अनअकैडमी का 15 मंथ यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन अब मात्र 29,999 रुपए में अवेलेबल है, विच नॉट ओनली कवर्स प्रीलिम्स बट ऑल्सो हेल्प्स यू प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। इसमें आपको मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस टू बैचेस, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, 1-on-1 मेंटरशिप और प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज भी। तो दोस्तों, देर मत करिए बिकॉज दिस इज द लोएस्ट प्राइसिंग यू विल गेट फॉर सच अ प्रीमियम कोर्स। इस कोर्स को सब्सक्राइब करने के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तो अभी जाइए और सब्सक्राइब करिए। ज्योग्राफिकली गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन ट्रांस हिमालयन रीजन में सिचुएटेड है, जो कि कश्मीर वैली के नॉर्थन वेस्ट कॉर्नर पर मौजूद है। ये रीजन काराकोरम, हिंदू कुश और पामीर के पहाड़ों में सिचुएटेड है। नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में यह रीजन काफी फॉर्चुनेट है, जबकि आजाद कश्मीर का क्षेत्रफल 5,134 स्क्वायर मील का है। यहां की राजधानी मुजफ्फराबाद है। इन दोनों हिस्सों पे पाकिस्तान का आज की तारीख में इलीगल कंट्रोल है। साथ ही पाकिस्तान ने इसी पीओके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा सक्शगम वैली को चीन को 2 मार्च 1963 में सौंप दिया था। और इसी हिस्से से आज चीन पाकिस्तान के बीच एक नए इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है। इस तरीके से देखा जाए तो पीओके पर सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि आज की डेट में चीन का भी लीगल कंट्रोल है। लेकिन यह सब कैसे हुआ और पाकिस्तान के हाथ में कश्मीर का इतना बड़ा हिस्सा कैसे आया, उसको समझते हैं। हिस्ट्री ऑफ पीओके। देखिए मित्रों, जब ब्रिटिश भारत से 1947 में एग्जिट ले रहे थे भारत को स्वतंत्र करके, तब ब्रिटिश 1947 में भारत को स्वतंत्र करने के बाद भी शायद कुछ जख्म देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के विभाजन के साथ साथ उस समय जो भारत में 562 प्रिंसली स्टेट यानी कि राजसी रियासतें हुआ करती थी, उनको यह विकल्प दिया कि अगर वो प्रिंसली स्टेट्स चाहें तो वो इंडिया से मिल जाए,
अगर वो प्रिंसली स्टेट्स चाहें तो वो पाकिस्तान से मिल जाएं, और अगर वो प्रिंसली स्टेट्स चाहें तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखें, यानी कि स्वतंत्र रखें। आप सभी इस बात को जानते हैं कि इन 562 राजसी रियासतों में से काफी सारी राजसी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल की साम दाम दंड भेद की नीति ने भारत में विलय करने के लिए मना लिया था। लेकिन कुछ ऐसी राजसी रियासतें भी थी जो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थी। उन्हीं राजसी रियासतों में से एक थी कश्मीर की रियासत, जिसके राजा उस समय महाराजा हरि सिंह हुआ करते थे। और 15 अगस्त को 1947 को भारत में स्वतंत्रता का जश्न तो मनाया जा रहा था, लेकिन कश्मीर अभी भी अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य की तरह, एक प्रिंसली स्टेट की तरह बरकरार रख रहा था हरि सिंह के नेतृत्व में। लेकिन 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यानी कि आज के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र के कुछ कबीलाई लड़ाकों ने कश्मीर पे आक्रमण कर दिया, जिसके पीछे पाकिस्तान सेना का भी हाथ था। हमले के बाद ये लड़ाके पाकिस्तान सेना की मदद से तेजी से कश्मीर के बड़े हिस्से को अपने कंट्रोल में लेने के लिए आगे बढ़े। और अब तक आते आते महाराजा हरि सिंह इस बात को समझ चुके थे कि भारत में विलय ना करके उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती करी। 24 अक्टूबर को भारत से वो गुहार लगाते हैं कि भारत की सेना कश्मीर के लोगों की मदद करने के लिए आए, और फाइनली 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने के लिए तैयार हुए, और कश्मीर का पूरा क्षेत्र यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बन गया। और ये लड़ाके तेजी से कश्मीर के हिस्से को अपने कंट्रोल में करते हुए श्रीनगर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। वो तो सही समय पर इंडियन आर्मी ने ना सिर्फ इन कबीलाइयों को वापस भगाया, बल्कि साथ में भारतीय सेना ने कश्मीर के बड़े हिस्से को भारत में वापस मिला लिया। लेकिन इसी दौरान कश्मीर के कुछ हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कंट्रोल में कर लिया, जिसको हम गिलगिट बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर के नाम से जानते हैं। बाद में यह पूरा मामला यूनाइटेड नेशन में पहुंचा, जो जवाहरलाल नेहरू की उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उनको दो देश के बीच के मुद्दे को दो देशों के बीच में रखना था, और इस मुद्दे का इंटरनेशनलाइजेशन, अंतरराष्ट्रीयकरण नहीं करना था। और ऐसा शायद इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1949 में यूनाइटेड नेशन के सुपरविजन में इंडिया और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स ने कराची एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किया, और जो सीज फायर लाइन खींची गई थी, जिसमें पीओके का आज का गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा और आजाद कश्मीर का हिस्सा था, वो उसी के आधार पे खींची गई थी। और 1972 के शिमला एग्रीमेंट में वो जो सीज फायर लाइन थी और उस क्षेत्र में जितना भी पाकिस्तान का इलीगल कंट्रोल था, उसी सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल डिक्लेयर कर दिया गया, जिसकी वजह से इंडिया दोबारा उस हिस्से पर मौजूद पाकिस्तान की सेना के खिलाफ अटैक नहीं कर सकता था, और पाकिस्तान आज भी इलीगल तरीके से उस रीजन को अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान इस रीजन में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, बल्कि आपको ऐसी कई सारी कहानियां और मीडिया रिपोर्ट्स देखने को मिल जाएंगी, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि पाकिस्तान इस रीजन को एक कब्जे वाले इलाके की तरह ट्रीट कर रहा है, और यहां के लोगों के साथ हर संभव अमानवीय व्यवहार कर रहा है, जिस वजह से रीजन ह्यूमन राइट वायलेशन का एपिसेंटर बना हुआ है। आज पीओके की रियलिटी यह है कि वहां पर पाकिस्तान गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, यानी कि लोगों को अगवा कर लिया जाता है, टॉर्चर्स हो रहे हैं, और माइनॉरिटीज के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव जैसी इनह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं। अब देखिए, ये कोई अबंडेंट रीजन नहीं है। अबंडेंट रीजन का मतलब होता है कि आपने अपने कंट्रोल में तो इस क्षेत्र को ले लिया, लेकिन वहां पे किसी पॉपुलेशन का निवास नहीं है। ये जो रीजन है पीओके का क्षेत्र, यहाँ पे आज 5 मिलियन की जनसंख्या निवास करती है, यानी कि 50 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। तो अभी हमने बात करी पीओके के ज्योग्राफी और हिस्ट्री की। आप समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यदि पीओके को इंडिया वापस लेता है तो इसके लिए वो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल कर सकता है। व्हाट स्ट्रेटेजीज इंडिया मस्ट अडॉप्ट टू रिक्लेम पीओके। देखिए दोस्तों, आज का ये जो युग चल रहा है 2024 का, ये एक ऐसा एरा चल रही है जहां पे हर कोई देश अपनी टेरिटरी को लेके बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नेशनलिज्म के रास्ते पे जा रहे हैं। भले आप इजराइल पैलेस्टीन के बीच के युद्ध की बात कर लो, या भले आप रशिया यूक्रेन की युद्ध की बात कर लो। पीओके क्योंकि भारत का एक क्षेत्र है, तो इसको लेके भारत की सरकार कभी एक एग्रेसिव या मिलिट्री दृष्टिकोण को भी अपना सकती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा
कि क्या इंडियन मिलिट्री इतनी काबिल है कि वो पीओके को इंडिया में वापस से मिला सकती है। तो दोस्तों इसके लिए आपको बता देता हूं कि साल 2022 में ही भारतीय सेना के नदन कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि पीओके को वापस लेने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है और जब भी भारतीय सरकार का आदेश आएगा तो हम उस पर अमल करेंगे। यानी कि एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि इंडियन आर्मी के पास पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने के लिए किसी भी प्रकार की मोटिवेशन की कमी नहीं है। इसलिए आइए उन तरीकों को थोड़ा समझ लेते हैं जिनमें भारतीय सेना की मदद लेकर इंडिया पीओके को वापस अपने हिस्से में ले सकता है। तो सबसे पहला तरीका है पीओके पर डायरेक्ट मिलिट्री इन्वेजन। लेकिन यहां यह समझना जरूरी हो जाता है कि अटैक बहुत ही तैयारी के साथ करना होगा, क्योंकि अगर इस अटैक ने एक फुल फ्लेजेड वॉर की शक्ल ले ली तो मुश्किलें बढ़ भी सकते हैं। और इसीलिए इंडिया को इजराइल के 6 डे वॉर स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए कि कैसे एक प्रिसाइज प्लानिंग के और एक इंटेल के तहत मैं 6 दिनों के अंदर उसने सीरिया से गोलन हाइट्स को छीन लिया, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और इजिप्ट के कंट्रोल वाले सीनियाई पेनिनसुला को अपने कंट्रोल में ले लिया। और इजराइल ने ये सारी चीजें 6 दिनों में इसलिए करी क्योंकि 5 जून 1967 को जब तक यूएन ने दखल देकर सीज फायर करवाया तब तक इजराइल की टेरिटरी बहुत बड़ी हो चुकी थी और वो इन क्षेत्रों को जीत चुका था। और इसी के लिए इजराइल ने 3 अरब देशों की सेना को हरा दिया था, जिसके लिए उन्होंने प्लानिंग करके सीरिया और इजिप्ट के एयरपोर्ट तक को बर्बाद कर दिया था। इंडिया भी अगर पीओके पर अटैक करता है तो कहीं ना कहीं वो अटैक भी कुछ इसी तरह की प्लानिंग के साथ होना चाहिए, जिसमें जब तक यूएन या कोई दूसरा बड़ा देश इस अटैक पर ऑब्जेक्शन करे तब तक इंडियन मिलिट्री पीओके को कंट्रोल में ले चुकी हो। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सीआईए की एक रिपोर्ट के अनुसार आज की डेट में 2027 तक ताइवान को कैप्चर करने के लिए चाइना भी एक 48 घंटे का प्लान बना रहा है, जिसमें केवल 48 घंटे के अंदर चाइना की सेना ताइवान के क्षेत्र को जीत लेगी। तो भारत भी यदि मिलिट्री एक्शन करके पीओके के क्षेत्र को जीतना चाहता है तो इसी प्रकार की 2 डे या 6 डे वॉर स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होगा। इसके अलावा पीओके को वापस लेने के लिए अगर इंडिया डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है तो इसका एक और रास्ता है, और वो रास्ता है प्राइवेट मिलिट्री का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये प्राइवेट मिलिट्री का कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों आज की डेट की रियलिटी ये है कि कोई बड़ा देश अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्ट इन्वॉल्व होना नहीं चाहता है तो वो प्राइवेट आर्मीज को हायर कर लेता है। जैसे यूएसए की एक प्राइवेट आर्मी है जिसका नाम है ब्लैक वाटर, उसी प्रकार से तुर्की की एक प्राइवेट आर्मी है जिसको सादात इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है, और उसी प्रकार से रशिया की भी एक आर्मी है जिसको वैगनर ग्रुप के द्वारा जाना जाता है। आपने दरअसल 2023 में आई पठान मूवी के बारे में भी सुना होगा। वहां पे जो जॉन अब्राहम का किरदार था वो एक प्राइवेट मिलिट्री आर्मी को ही लीड कर रहे थे जो केवल पैसों के लिए काम करती है और जो बिना किसी एथिक्स के, बिना किसी मोरल के, बिना किसी देश की साख पे उंगली उठाए काम करती है। तो कभी भी किसी देश को अगर डायरेक्ट अपना चेहरा दिखा के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में यूएन के रेजोल्यूशंस और यूएन के सैंक्शंस में नहीं पड़ना होता तो इस प्रकार की प्राइवेट मिलिट्री को ऑनबोर्ड किया जाता है। और पूरे दुनिया के बड़े बड़े देश आज की तारीख में अपने नाजायज कार्यों को करने के लिए प्राइवेट आर्मी का इस्तेमाल करते हैं। आप भले रशिया के द्वारा 2014 में क्रीमिया को कंट्रोल में लेने का एग्जांपल देख लीजिए। तो देखिए हुआ ऐसा था कि 2014 में यूक्रेन में जो रशियन सपोर्टेड गवर्नमेंट थी वो चली गई थी और एक ऐसी सरकार 2014 में यूक्रेन में आ गई थी जो यूरोपियन यूनियन के काफी नजदीक थी, और इसी वजह से यूक्रेन पर रशिया का कंट्रोल कम होने लगा था। और इसीलिए 27 फरवरी 2014 को कुछ लोगों ने यूक्रेन के क्रीमिया पर हमला कर दिया। ये लोग देखने में तो रशियंस जैसे लगते थे, लेकिन इनके पास रशियन आर्मी की कोई बैज नहीं था, कोई आइडेंटिटी नहीं थी, और इसी वजह से रशिया ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली थी। और ये हमला करने वाले और कोई नहीं थे बल्कि ये खुद रशियन गवर्नमेंट के अंडर काम करने वाली प्राइवेट मिलिट्री थी जिसको आप वैगनर ग्रुप के नाम से जानते हो, जिन्होंने ना सिर्फ क्रीमिया पर कब्जा करवा बल्कि यहां पर जनमत संग्रह करवा के उसको रशिया के साथ जोड़ने का काम कर दिया। और भारत भी ऐसे ही किसी मिलिट्री ग्रुप का इस्तेमाल करके पहले पीओके के गवर्नमेंट ऑफिसेस के साथ ही वहां के एयरपोर्ट और मेनलैंड पाकिस्तान से उनका कनेक्शन काटकर वहां पर अपने कंट्रोल को एस्टेब्लिश कर सकता है।
इसके साथ ही वहां के लोगों के बीच एक जनमत संग्रह करवाकर यह भी प्रूव किया जा सकता है कि कैसे पीओके के लोग पाकिस्तान के बजाय इंडिया को चुन रहे हैं, जिससे इंडिया बिना किसी वॉर में इन्वॉल्व हुए पीओके को अपने कंट्रोल में ले सकता है। लेकिन भारत युद्ध के अलावा भी बहुत सारे विकल्पों को देख सकता है। वॉर का सहारा लिए बिना भी भारत पीओके के कंट्रोल में ले सकता है। आज इंडिया जब भी पीओके को वापस लेने की बात करता है तो उसमें वॉर से ज्यादा पीसफुली इस क्षेत्र को अपने कब्जे में वापस लेने की बात की जाती है। और इसके बारे में जब भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बात करी थी तो उन्होंने कहा था कि पीओके को वापस से अपने कंट्रोल में लेने के लिए इंडिया को किसी भी तरह के फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग इंडिया की ग्रोथ और यहाँ के डेवलपमेंट को देखकर खुद उससे जुड़ना चाहते। अब देखिए, हुआ यह कि कश्मीर से जब से धारा 370 हटी है, वहां पर तेजी से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, जिसकी मदद से कश्मीर को बाकी इंडियन स्टेट से जोड़ने और यहां तक कि नए अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट को लाने की कोशिश की जा रही है। और आपको मैं बता देता हूं कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी शुरुआत हो चुकी है। यूएई की कंपनी एमआर ने यहां पर 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत शॉपिंग मॉल्स और मल्टीपर्पस कमर्शियल बिल्डिंग श्रीनगर में बिल्ड की जाएंगी। इसके साथ ही आपको यह भी बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी ने 2 सालों में करीब 81,122 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स भी हासिल किए हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि कश्मीर में इकोनॉमिकली एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जिससे वहां के नेटिव कश्मीरी के लिए एम्प्लॉयमेंट और अर्निंग के मौके क्रिएट किए जा सके। और दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर की जीएसडीपी यानी कि ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दुगनी हो चुकी है, क्योंकि 2019 से पहले इस राज्य की जीएसडीपी महज 1 लाख करोड़ हुआ करती थी, लेकिन आज कश्मीर की जीएसडीपी 2.25 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। और इसी वजह से बहुत से नेटिव कश्मीरी जिनके मन में एक समय एंटी इंडिया की फीलिंग हुआ करती थी, सेपरेटिज्म का भाव हुआ करता था, वो भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर अब बिलीव करने लगे हैं। और कश्मीर में होने वाला ये डेवलपमेंट पीओके के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए भी एक अट्रैक्शन बन सकता है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूं कि आज पीओके में पाकिस्तान गवर्नमेंट की पॉलिसीज और लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से ये रीजन पूरा इकोनॉमिकली पैरालाइज्ड हो चुका है। आज पीओके की रियलिटी यह है कि वहां का युवा पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहा है, या फिर यहां के लोग पीओके को छोड़कर गल्फ कंट्रीज की तरफ भागने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान सरकार इस पूरे रीजन के प्रॉब्लम्स को लगातार इग्नोर करती आई है। और ना सिर्फ प्रॉब्लम्स को इग्नोर करती आई है, बल्कि वो यहां नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करती आई है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कश्मीर सब्जेक्ट रूल ऑफ 1927, जिसके अकॉर्डिंग पीओके में कश्मीरियों के अलावा किसी और को जमीन खरीदने की इजाजत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान सरकार इस रूल को नहीं मानती और वहां पे लगातार मिलिट्री का सेटलमेंट बढ़ता चला जा रहा है। और इसके पीछे का कारण है कि पाकिस्तान पीओके की डेमोग्राफी को पूरी तरह से बदलना चाहता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से पाकिस्तान का मास्टर आज चाइना जिनजियांग के रीजन में कर रहा है। जिनजियांग के रीजन में उइगर मुसलमानों की जनसंख्या को कम करने के लिए वहां पे हैन चाइनीज लोगों को लगातार सेटल किया जा रहा है और उइगर मुसलमानों की पूरी नस्ल को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह पाकिस्तान पीओके के नेटिव लोगों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए वहां के लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट को भी वायलेट कर रहा है, जिसको लेकर बहुत से मीडिया रिपोर्ट्स भी दावा करते हुए आए हैं। आपको यह भी बता दूं कि जुलाई 2022 में पीओके के बहुत से रेसिडेंट्स ने मिलकर यूएन की व्हीकल्स को रोक दिया था, और इसे रोकने के बाद वो पाकिस्तान फोर्सेस गो बैक, वी वांट फ्रीडम, स्टॉप किलिंग इन कश्मीर जैसे नारे लगा रहे थे, जिससे आप समझ सकते हैं कि पीओके के लोग पाकिस्तान से परेशान होकर आज अपनी बात को पूरी दुनिया में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में इंडिया अगर पीओके को शामिल करना चाहता है तो उसे बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पीओके में रहने वाले लोग खुद वहां परेशान हैं और भारत के डेवलपमेंट को देख के, खासकर कश्मीर क्षेत्र में होने वाले धारा 370 के हटने के बाद होने वाले डेवलपमेंट को लेकर वो खुद इसकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने बीते कुछ सालों में कश्मीर की इकोनॉमी को इतना ज्यादा मजबूत कर दिया है कि वो आज पीओके से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी से भी
आगे निकल सकती है। इस तरह से देखा जाए तो भारत के पास ये मौका है कि वह पीओके में लोगों को कश्मीर का रियल वर्जन दिखाकर उन्हें अपने साइड कर ले, ताकि बिना किसी भी तरह के फोर्स का इस्तेमाल करके पीओके भारत का हिस्सा बन जाए। और इसके लिए इंडिया के पास बर्लिन वॉल के डिमोलिशन का एग्जाम्पल भी है कि कैसे जब ईस्ट जर्मनी के लोग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से नाराज होकर खुद को वेस्टर्न यूरोप से कनेक्ट करने के लिए विरोध प्रदर्शन करने लगे, तो बर्लिन की ऐतिहासिक दीवार जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को डिवाइड करने के लिए बनाई गई थी, वो टूट गई। जब ईस्ट जर्मनी के हजारों लोग सड़कों पे उतरकर वेस्ट जर्मनी की तरफ बढ़ने लगे और ऐसा करने पर ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट ने खुद ही वेस्ट जर्मनी तक ट्रैवल की परमिशन दे दी और 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार टूट गई और जर्मनी दोबारा से फिर से यूनिफाइड हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर पीओके के हजारों लोग एलओसी के पास इकट्ठा होकर इंडिया में शामिल होने की मांग करते हैं, तो एलओसी अपने आप खत्म हो जाएगा और पीओके भी जम्मू एंड कश्मीर का और भारत का हिस्सा फ्री। और इसके अलावा मैं अगर कुछ और स्ट्रेटेजीज की बात करूं तो उनमें से एक स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरल टॉक करके पाकिस्तान को इस बात पे राजी कर ले, कन्विंस कर ले कि पाकिस्तान खुद इंडिया को पीओके का क्षेत्र सौंप दे या फिर उसे पाकिस्तान को पैसे देकर खरीद ले। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बहुत ही वाइल्ड ड्रीम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान आज पूरी तरह से कंगाली की कगार पे है। 24 बार उसको आईएमएफ बेल आउट कर चुका है। कुछ ही दिनों पहले आईएमएफ ने यह भी बोल दिया है कि पाकिस्तान की सरकार को हमने जो लोन दिया है, हमें कोई भी उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान की सरकार उसको चुका पाएगी। मतलब अब तो एक प्रकार से आईएमएफ भी मान चुका है कि पाकिस्तान को लगातार 24वीं बार बेल आउट करने के बाद भी जो पैसा दिया गया है वो कभी वापस नहीं आने वाला है। तो पाकिस्तान आज तंगी की कगार पे है और इसी स्थिति का फायदा उठाकर इंडिया पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए एक अच्छी रकम देकर पीओके को वापस से अपने कंट्रोल में ले सकता है। और अगर इंडिया ऐसा करता है तो ये कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि 1867 में रशिया ने भी अलास्का के क्षेत्र को कुछ $7.2 बिलियन के आसपास अमेरिका को बेचा था। लेकिन क्योंकि पीओके हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से कैप्चर किया था, तो शायद भारत को उसको पैसे देने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा एक और स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि इंडिया चीन के साथ अपने रिश्ते को सुधारकर पीओके पर एक ऐसी डील चाइना के साथ कर ले जिसमें पाकिस्तान पीओके से आउट हो जाए, क्योंकि चीन ने पीओके के क्षेत्र में $60 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अपने सीपीईसी प्रोजेक्ट के लिए किया हुआ है। ऐसे में पीओके को वापस लेने में इंडिया के लिए पाकिस्तान से ज्यादा चाइना फिक्र हो सकता है, क्योंकि वो किसी भी कंडीशन में इंडिया पाक कॉन्फ्लिक्ट के बीच में अपने प्रोजेक्ट पर आंच नहीं आने देगा। इसलिए इंडिया अगर डिप्लोमेटिकली चीन को इस बात का भरोसा दिला दे कि अगर पीओके पर चीन भारत का साथ देता है तो भारत चीन के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो चीन को उस हिस्से में काफी न्यूट्रल किया जा सकता है और भारत उस हिस्से पे अपने कंट्रोल को दोबारा स्थापित कर सकता है। तो अभी तक दोस्तों हमने समझने की कोशिश करी कि भारत के वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे भारत पीओके के क्षेत्र को वापस ले सकता है। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पीओके के क्षेत्र को भारत को दोबारा क्यों रिक्लेम करना चाहिए। इसकी दो वजह बड़ी हैं, पहला इकोनॉमिक और दूसरा स्ट्रेटेजिक। आइए सबसे पहले इस क्षेत्र के इकोनॉमिक इंपोर्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ पीओके। तो इस रीजन में ऑयल एंड नेचुरल गैसेस के काफी सारे भंडार हैं। इसके साथ ही यहाँ पे रिच मिनरल्स जैसे कि गोल्ड, कोल, प्लेटिनम, कोबाल्ट, चौक, ग्रेफाइट, टोपाज बड़ी मात्रा में मौजूद है, जिस वजह से ये रीजन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिक रूप से, क्योंकि ये ऐसे हिमालयन रीजन्स में आता है जहां पर वाटर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां इसी रीजन से होकर निकलती हैं, जिस वजह से ये रीजन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए भी काफी मददगार सिद्ध हो सकता है। और इस कारण ये रीजन पावर जनरेशन के लिहाज से इंडिया का पावर कैपिटल भी बन सकता है, जो इंडिया के लिए काफी ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि इंडिया जिस तेजी से डेवलप कर रहा है उससे आने वाले समय में बहुत पावर और एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है, जिससे ना केवल इंडिया बल्कि पीओके के क्षेत्र का भी डेवलपमेंट होगा, जिसके रेवेन्यू को आज उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि इस्लामाबाद को ग्रो करने के लिए किया जा रहा है।
और दोस्तों केवल इकोनॉमिकली ही नहीं, स्ट्रेटेजिकली भी पीओके का क्षेत्र भारत के लिए बहुत जरूरी है। आइए इसको समझते हैं, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पीओके। दोस्तों अगर आप मैप पर पीओके की लोकेशन को देखेंगे तो आपको ये क्लियरली नजर आएगा कि ये रीजन बहुत से देशों के साथ अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है। खास करके पीओके का गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र जिन देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइनीज कंट्रोल जिनजियांग प्रोविंस शामिल है। और जब से चाइना और पाकिस्तान को जोड़ने वाला काराकोरम हाईवे बना है तब से ये रीजन जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में अगर इंडिया पीओके पर कंट्रोल करता है तो इस पूरे सबकॉन्टिनेंट की जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा डोमिनेंस इंडिया स्थापित कर सकता है। अब चूंकि पीओके को सेंट्रल एशिया का गेटवे कहा जाता है, इसलिए अगर इंडिया का इस रीजन पर कंट्रोल हो जाता है तो इंडिया के लिए सेंट्रल एशियन और उसके साथ साथ यूरोप पहुंचने तक का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। ये इंडिया के लिए फ्यूचर यूरेशियन पॉलिसीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और साथ ही इस क्षेत्र की बाउंड्री चाइना के जिनजियांग प्रोविंस से लगती है, जहां के लोग आजादी के लिए मांग उठाने वाले हैं। और अगर इंडिया का पीओके पे दोबारा से कंट्रोल होता है तो कहीं ना कहीं चाइना भी अपने आप को इस पूरी सिचुएशन में काफी वल्नरेबल पाएगा। इवन पीओके पर कंट्रोल होने की वजह से इंडिया को रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक पहुंचने के लिए अपने 70 to 100 किलोमीटर लंबे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर वर्क नहीं करना पड़ेगा। इंडिया डायरेक्ट वाया अफगानिस्तान यहां से रोड कंस्ट्रक्ट करके आसानी से सेंट्रल एशिया, रशिया और यूरोप तक पहुंच सकता है। हाल ही में आईएनएसटी कॉरिडोर को धरातल पर लाने के लिए इंडिया ने ईरान के चाबार पोर्ट पर $370 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर पीओके पर इंडिया का कंट्रोल होता तो शायद इस इन्वेस्टमेंट को करने की इंडिया को नीड नहीं होती। इसके अलावा इंडिया की रीच अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर तक हो जाती। वाखान कॉरिडोर ना केवल चाइना के जिनजियांग रीजन से लगता है बल्कि मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक पहुंचने के लिए सबसे बेटर रूट है। क्योंकि बीते कुछ सालों में पाकिस्तान के साथ बढ़ती चीन की नजदीकियों में इस रीजन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। यही वजह है कि चाइना ने पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का रूट डेवलप किया है। ऐसे में अगर इंडिया इस रीजन को अपने कंट्रोल में ले लेता है तो वो आसानी से चाइना और पाकिस्तान दोनों पर नजर रख सकता है। और इन सभी कारणों की वजह से भारत को चाइना और पाकिस्तान को चेकमेट करने के लिए पीओके के हिस्से को वापस अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस पीओके के पूरे क्षेत्र को पाकिस्तान किस तरह से चलाता है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है। तो दोस्तों दरअसल पाकिस्तान ये कहता है कि इस रीजन पे उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है, बल्कि ये पूरा क्षेत्र एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस रीजन है जिसको पीओके की अपनी गवर्नमेंट चलाती है। दरअसल जो आजाद जम्मू एंड कश्मीर काउंसिल है उसके द्वारा ही ये पूरा क्षेत्र चलाया जाता है, जिसे आप पीओके का पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। वैसे तो इस रीजन में आजाद जम्मू एंड कश्मीर काउंसिल का प्रेसिडेंट ही इस रीजन का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर पीओके के अलग से प्रधानमंत्री भी होते हैं जिन्हें काउंसिल के मेंबर्स के द्वारा ही चुना जाता है। इतना ही नहीं, इस रीजन की अलग गवर्नमेंट के साथ ही साथ यहाँ पे एक अलग से जुडिशियल इंस्टीट्यूशन भी होता है जिसे यहाँ का सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे में तो पीओके एक बहुत ही बढ़िया डेमोक्रेटिक रीजन है जो खुद को गवर्न करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ये सभी इंस्टीट्यूशन, भले वो पीओके का पार्लियामेंट हो, अलग से सुप्रीम कोर्ट हो, ये सब दिखावा है, क्योंकि इन सबको और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगिट बाल्टिस्तान के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यानी कि पीओके में जो भी होता है उसके लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। और यदि आप आजाद जम्मू एंड कश्मीर काउंसिल के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करोगे तो इसमें टोटल 14 मेंबर्स होते हैं, जहां पे 8 मेंबर्स तो आजाद जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र से आते हैं, लेकिन 6 मेंबर्स इसमें से पाकिस्तान सरकार के बाशिंदे होते हैं। और इस पूरी कमेटी को हेड, काउंसिल को, आजाद जम्मू एंड कश्मीर काउंसिल को हेड किया जाता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का इस पूरे किस्से में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, इस काउंसिल में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। और इसीलिए पाकिस्तान गवर्नमेंट इस रीजन को सिर्फ अपनी इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए एक्सप्लॉइट करती रहती है। और आज पीओके में नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जगह गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड क्राइम बढ़ रहा है।
साथ ही पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इस रीजन का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन जब बात रेवेन्यू की आती है तो आपको जान के हैरानी होगी कि पीओके से रेवेन्यू इकट्ठा करके उसे पीओके के डेवलपमेंट के बजाय मेनलैंड पाकिस्तान के डेवलपमेंट में लगाया जाता है, जिस वजह से आज हालत ये हो गई है कि पीओके में लोगों को बेसिक नीड पूरी करने के लिए बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है और इसीलिए यहाँ के लोग अब बहुत ज्यादा पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैसे 5 मिलियन की जनसंख्या और कश्मीर के एक बड़े हिस्से को पाकिस्तान इलीगल तरीके से कैप्चर करके उसे दशकों से एक्सप्लॉइट कर रहा है और दुनिया के सामने दिखा रहा है कि पीओके एक ऑटोनोमस रीजन है। कंक्लूजन दोस्तों, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, कश्मीर की जीएसडीपी हो, यहाँ के लोकल लोगों के डेवलपमेंट से जुड़ी पॉलिसीज हो या कश्मीर को पूरे इंडिया से कनेक्ट करने की लगातार कोशिश हो, इन सब में इंडिया ने एक बात को प्रूव कर दिया है कि कश्मीर का रियल फॉर्च्यून इंडिया के साथ इंटीग्रेट होने में है। पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कंट्रोल में जरूर चला गया, लेकिन कश्मीर के डेवलपमेंट की स्टोरी ने पीओके रीजन में बदलाव के लिए दौर की शुरुआत कर दी है। और इसके साथ आज इंडिया का जो जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस है और उसके साथ साथ जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, उसके जरिए वो पीओके को वापस इंडिया का हिस्सा कभी भी बना सकता है। और यही वजह है कि जब 2023 में कश्मीर की विधानसभा की सीट्स निर्धारित की जा रही थी, तब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 24 सीट पीओके के लिए रिजर्व की। जहां आज भले इलेक्शंस नहीं होते हैं क्योंकि वो क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन सीटों को आवंटित करके सरकार ने अपने इंटेंट को दिखा दिया है कि ये एक ना एक दिन जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा का पार्ट बनेगा और भारत का पार्ट बनेगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि पीओके पे बनी हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को हर एक भारतीय तक जरूर पहुंचाइए। इसी प्रकार की और भी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।